तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कल बताया था कि इंटरडायमेंशनल पेरेंटिंग के लिए एलेक्सा और जॉर्ज ने मंजूरी दी है और उन्हीं के मंजूरी के कारण वो इस जन्म में कर रहे हैं। उनका एक बेटा है छोटा, लूका, उसने भी मंजूरी दी है। चाहे बच्चा रहे चाहे पेरेंट्स हो, जो भी इन्वॉल्व हैं उस सिचुएशन में, उस इवेंट में, उन सबकी रजामंदी जरूरी होती है। कल जब मैं कुछ बता रही थी तो एक चीज मैं आप लोगों को रिमाइंड कराना भूल गई थी कि जब हमने कहा अर्थली बाउंड सोल, तो कई लोगों को लगेगा कि क्यों पृथ्वी पर आत्माएं अटक जाती हैं, जबकि हर आत्मा को मालूम है कि उसका स्वरूप आत्म है, आत्म स्वरूप है और वो प्रेम से बनी हुई है और प्री प्लान करके ही वो यहाँ पर आई है। पर जैसा कि मैंने बताया कि हमारी मेन सोल कॉजल बॉडी में आती है, हम पर्सनालिटी के रूप में एक छोटा पार्ट अपनी आत्मा का लेके आते हैं। हमें एमनेशिया दिया जाता है ताकि हम अपने प्री बर्थ प्लान को और हम क्या हैं उसको भूल जाएं। फॉरगेटिंग एंड रिमेम्बरिंग, ये दोनों ही हमारे जीवन की लीला है, ताकि जब तक कि हम अपनी डिविनिटी को न प्राप्त कर ले हमको निर्माण नहीं मिलता। वैसे ही जैसे हमें एमनेशिया दिया जाता है जन्म के समय, मृत्यु के तुरंत बाद, हम जब अपनी लाइट बॉडी में आते हैं तो हमारे पास सोल का नॉलेज तुरंत नहीं आता। कई आत्माएं अपने पृथ्वी पर अपने परिवार वालों से मोह करके या अपने जमीन जायदाद से मोह करके यहीं फंसी रह सकती हैं। पर यदि उस आत्मा को इतना ज्ञान हो कि मैं आत्मा हूं, मैं सिर्फ यहाँ पर खेल खेलने आई हूँ, कुछ सीखने आई हूँ, तो वो आगे ट्रैवल करती है। नहीं तो वो अर्थली बाउंड सोल बन जाती है और उनको सोल नॉलेज नहीं मिलता है। हमें सोल नॉलेज तब मिलता है जब हम स्पिरिट वर्ल्ड में पहुंचते हैं। अगर स्पिरिट वर्ल्ड के पहले हमारी हीलिंग की जरूरत है तो हम एक हॉस्पिटल में रखते हैं, जैसे यहाँ पे हॉस्पिटल होते हैं, वहां पे भी हीलिंग की जाती है। उसके बाद हमें स्पिरिट वर्ल्ड में जाने दिया जाता है, जहां पे हम अपनी लाइफ का रिव्यू देखते हैं, अपने सोल ग्रुप से मिलते हैं। तब तक हमारे पास सोल नॉलेज नहीं आता है। इसीलिए आपको पूरे समय हम कहते हैं कि आत्मज्ञान इतना बढ़ाइए ताकि मृत्यु के बाद आप तुरंत आगे ट्रैवल कर सकें। तो यहाँ पर जो जॉर्ज का भी कहानी होएगी एंड वहां पर मुझे इस बात का मेंशन करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने आप लोगों को आज रिमाइंड कराया। तो कल हमने देखा था कि उनके अपने अपने डायनेमिक्स थे, जॉर्ज के, एलेक्सा के, जो बहुत एक दूसरे से लगाव रखते थे और काफी एडवेंचरस और बहुत डेयरिंग स्पिरिट थी। तो उनको अपने डायनेमिक्स को चेंज करना था और जॉर्ज को कुछ कार्मिक इशू भी थे जिसके कारण उसको इस पृथ्वी से जल्दी जाना पड़ा। ये दोनों के इंटेंशन हमने सुन लिए थे, पर लूका जो उनका बेटा है उसका भी कोई ना कोई उद्देश्य होगा इस ऐसे बच्चे के रूप में जन्म लेने के लिए जिसके फादर बहुत जल्दी चले जाते हैं। सिर्फ 11.5 महीने का था जब वो चले गए थे। तो लूका का क्या इंटेंशन था? जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि लूका पिछले जन्म में एक प्रीस्ट था, बहुत हाई इवॉल्व सोल है, वाइज है, बहुत एंशिएंट सोल है, प्राचीन समय से चली आ रही है ओल्ड सोल। तो वो दोनों को ही कोऑपरेट करना चाहता था, जॉर्ज को और एलेक्सा को, दोनों को ही कोऑपरेट करना चाहता था बच्चे के रूप में। वो जानता था कि पिता की कमी अगर मुझे बचपन से ही मिल जाएगी तो भी मैं इतना वाइज हूँ, इतना मैं ज्ञानी हूँ कि मैं इस कमी को पूरा करके अपने आप को संभाल लूंगा। और क्योंकि जॉर्ज के साथ उसकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी तो वो उसका साथ भी चाहते थे, क्योंकि पिता के रूप में भी तो एस्ट्रली उनसे पूरे टाइम कनेक्टेड है, तो ये भी वो चाहता था। और ये उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था कि एलेक्सा उससे कामनेस, सरेंडर, पीस सीखे और उसकी महानता को भी पहचाने, उसको विक्टिम के रूप में नहीं देखे। वो समझ जाए एलेक्सा कि वो इसका सामना कर सकता है, बिना पिता के भी वो रह सकता है, बहुत सेंसिटिव है, वाइज है और अपनी उम्र से ज्यादा समझदार है। जो बहुत ज्ञानी ओल्ड सोल्स होती है वो अपनी उम्र से ज्यादा बात करती है, उनके ज्ञान बचपन से ही झलकते हैं, वैसे ही लूका भी था। इसीलिए उसने इस रास्ते को चुना और वो जॉर्ज को इतना प्यार करता था कि वो चाहता था लूका कि जॉर्ज की एनर्जी उसके जीन्स में और उसकी एनर्जी फील्ड में समाहित हो जाए।
ये अनुभव करने की इच्छा थी, इसीलिए पिता के रूप में जॉर्ज को और माँ को भी चुना। तो और दोनों की जो एनर्जी थी एलेक्सा और जॉर्ज की, वो भरपूर थी, मतलब पर्याप्त से ज्यादा थी, बहुत वो थे, वाइटलिटी वाले थे। और उनके पास एक एनर्जी थी आकर्षित करने की, बहुत अच्छी सोच थे। तो वैसी वाली एनर्जी की ही एनर्जी फील्ड में अपने जब लेके आएगा लूका, तो इस जन्म में उसको जो विजडम देना है उसके लिए आसान होगा। इसके लिए देखिए, कोई भी सोल अगर जब प्लान करती है तो सिर्फ कंपैशन के लिए फ्री में नहीं करती है, गिव एंड टेक, हर चीज में उसको कोई ना कोई ज्ञान मिलता है और देती है। वो तो कुछ सीखती है, कुछ सिखाती है। तो लूका सबके लिए करता है। तो रॉबर्ट पूछता है कि जॉर्ज का और लूका का तो हमने जन्म देख लिया, प्रीस्ट थे, फ्रेंड्स थे, पर एलेक्सा के साथ भी क्या लूका का कोई पास्ट लाइफ है कि उसको माँ के रूप में चुना? तो बताते हैं यीशुआ की एक जन्म में वो एक एलेक्सा जब वो एक प्रेग्नेंट रहती है, तब उसके गर्भ में एक महिला के रूप में, एक फीमेल चाइल्ड के रूप में लूका आते हैं। कुछ ही समय के बाद किसी कारणवश मिसकैरेज हो जाता है, तो लूका को वापस चले जाना है, मतलब अब वो जन्म नहीं लिया था। थोड़े ही टाइम के लिए वो लूका के शरीर में था और एक दूसरे की एनर्जी को फील किए थे, और वो बहुत दुखी हुए थे कि बहुत जल्दी वो एक दूसरे का साथ छोड़ दिए। तो इस जन्म में वो चाहता था कि एलेक्सा माँ बने और वो भरपूर उसको प्यार दे और प्यार उससे ले। सबसे मेन चीज की है, तो हमने लूका और इन सब के इंसिडेंट सुने। बहुत सारे और भी रीजन होते हैं जिनके कारण ये इंटरडायमेंशनल पेरेंटिंग को लोग चुनते हैं। तो रॉबर्ट पूछता है यीशुआ से कि क्यों बच्चे पैदा होने के बाद अपने स्पाउस, मतलब क्यों आत्मा एक स्पाउस को खोना पसंद कर लेती है कि मेरा पार्टनर चले जाए? तो यीशुआ बोलते हैं कि ये बहुत गहरा अनुभव होता है, बहुत सारे कारण हैं। कई लोग अपने पास्ट लाइफ से रिलेटेड किसी कारण से ये मंजूरी देते हैं कि ठीक है, मेरी यंग एज में ही मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चले जाएंगे और मैं कुछ कार्मिक अपना बैलेंस करूंगा, और किसी का सोल का ये पर्पस भी होता है। पर पृथ्वी पर जो रह जाती हैं आत्माएं, मतलब जो छूट गया है पार्टनर, चाहे वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, जो छूट गया हो, उसके कुछ कारण यीशुआ ने बताए कि क्यों वो मंजूरी देती है अपने गाइड्स को कि ठीक है, मैं एज अ विडो या एज अ विडोअर अपने बच्चे को खुद बड़ा करूंगी और अपने उस पार्टनर के साथ पेरेंटिंग के में हिस्सा लेते रहूंगी। तो एक है टू हेल्प योर चाइल्ड। हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, अपने बच्चों की जब परवरिश करते हैं तो एक डर रहता है, एक चिंता रहती है, पूरे समय हम इनसिक्योरिटी में रहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ें, अच्छा जॉब मिले, अच्छी जगह शादी हो। पर जब कोई एक पार्टनर दूसरे स्पिरिट वर्ल्ड में है, तो वो बहुत अच्छे से उसको गाइड करेगा, उसको समझाएगा, क्योंकि वो एक बिगर पिक्चर देख रहा है, हम सिर्फ 3 डायमेंशनल में देख रहे हैं। तो वो अपने बच्चे की हेल्प करने के लिए भी एक ऐसा गाइड अपने हस्बैंड को या वाइफ को जाना मंजूर करती है, ताकि वो लव जो बहुत ही लार्ज स्केल पे उसको देगा बच्चे को और गाइड करेगा, उससे बच्चे के अपब्रिंगिंग में उसको हेल्प मिलेगी। दूसरा कारण ये होता है कि कई लोग को मालूम है कि अगर मैं जवानी में ही बहुत जल्दी मेरा जब पार्टनर चला जाएगा तो मैं बहुत दुखी होंगी, मुझे बहुत पेन होगा, क्योंकि आत्मा को मालूम है कि डुअलिटी में कैसा होता है डर और किसी के खोने की कमी। तो वो अपने को ईज करने के लिए, अपने को आराम देने के लिए भी वो पेरेंटिंग चुनती है कि चलो ठीक है, वो जो चला जाएगा वो कम से कम मेरे से कम्युनिकेट करेगा और मेरे पेन को कम करने में मदद करेगा। कभी कभी डाउट आता है, क्योंकि हम शरीर में रहते हैं तो डाउट तो आएगा ही, पर उनसे जो इंफॉर्मेशन मिलती है उससे हमारे को दुख धीरे धीरे कम होते चले जाता है और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। तीसरा कारण होता है कि कई आत्माएं बोलती हैं कि ठीक है, इस जन्म में मैं अपने अंदर की आवाज को सुनना पसंद करूंगी, अपने इंट्यूशन को फॉलो करना पसंद करूंगी। तो कैसे करेगी वो
वो इंटरडायमेंशनल पेरेंटिंग के थ्रू अपने इंट्यूशन को फॉलो करेगी और अपने इनर वॉइस को सुनने में सक्षम हो पाएगी। फिर कई आत्माएं सोचती हैं कि पृथ्वी पर रह के मैं दूसरे डायमेंशन तक से संवाद करके अपने आप को योग्य बनाऊंगी और समझूंगी कि मेरी सोल की वास्तविकता क्या है। हर एक को ये जानना जरूरी है कि हम सोल हैं, हम बॉडी नहीं है। तो इंटरडायमेंशनल से बहुत क्विक तरीके से वो पहचान जाएगी कि मैं एक सोल हूँ, मेरी वास्तविकता मेरी आत्म स्वरूप है, और प्यार और समझ उसको डीपली होएगी। जो हम प्यार देखते हैं फिजिकल लाइफ में, उससे कहीं ज्यादा डीपली वो प्यार को समझेगी और ग्रो करेगी। क्योंकि हम जो है माइंड से बहुत काम करते हैं और हमारे जो सोसाइटी में जो बिलीफ सिस्टम है वो हमारे प्यार को, हमारी समझ को एक लिमिटेड बना देते हैं। कई आत्माएं इसलिए भी करती हैं कि ठीक है, इस दुनिया का और आफ्टर लाइफ वाले वर्ल्ड को के बीच में मैं एक सेतु बन जाऊंगी, एक ब्रिज बन जाऊंगी। उसके कारण वो चैनल या मीडियम बनने के लिए सक्षम हो सकती है। कई लोग पहले इंटरडायमेंशनल पेरेंटिंग करते हैं, उसके बाद चैनल या मीडियम बन जाते हैं, और चैनल और मीडियम बनने के बाद अपने आसपास के लोगों को या पूरी दुनिया को अवेयर कर सकते हैं इस दूसरी दुनिया के बारे में। हो सकता है एलेक्सा सिर्फ अभी एक चैप्टर के माध्यम से हमको अवेयर कर रही है, हो सकता है वो बुक लिख के बहुत लाखों लोगों को मदद करे दूसरी दुनिया के बारे में ज्ञान देने के लिए। और कई आत्माएं कहती हैं कि ठीक है, इस जन्म में मैं ये इंटरडायमेंशनल पेरेंटिंग करके आफ्टर लाइफ के बारे में पूरी तरीके से ज्ञान इकट्ठा करूंगी और समाज में, पूरे सोसाइटी में जागरूकता फैलाऊंगी और बताऊंगी कि सोल टू सोल कम्युनिकेशन भी हो सकता है, चाहे कोई एक जीवित हो और एक मृत हो, तो भी सोल टू सोल कम्युनिकेशन होता है। इसकी भी अवेयरनेस मैं समाज में लाऊंगी। ये तो हमने देखा कि जो छूट जाता है पेरेंट, वो क्यों चुनता है। रॉबर्ट पूछता है कि ये तो समझ में आ गया, पर एक बच्चा वो क्यों चूज करेगा कि मैं छोटा सा बालक रहूंगा या बालिका रहूंगी और मेरा एक पेरेंट चला जाएगा और एक पेरेंट मेरे पास रहेगा। ये बहुत डेयरिंग है, क्योंकि कोई भी आत्मा चाहेगी कि जब मेरा बचपन हो तब मेरे पास दोनों पेरेंट हो, दोनों पेरेंट के साथ मैं खेलूं और आगे ग्रो करूं। तो यीशु ने बताया कि उसकी मदर का या फादर का प्लान हो सकता है ये कि मैं इंटरडायमेंशनल करूं, तब बच्चे की आत्मा अपने लिविंग पेरेंट को, जो जीवित पेरेंट है, उसके साथ हो सकता है उसको बहुत प्यार हो, तो वो मंजूरी दे देती है कि ठीक है, तुम्हारी लाइफ में से तुम्हारा पार्टनर बहुत जल्दी चला जाएगा, तो मैं इस जन्म में तुम्हारा बच्चा बनके मैं तुमको लव और सपोर्ट दूंगा ताकि तुमको दुख कम हो सके। क्योंकि पिछले जन्म से उसका प्यार है उस पेरेंट के साथ। जैसे मान लीजिए लूका का एलेक्सा के साथ कभी प्यार रहा बहुत, तो वो मंजूरी दे देगा कि ठीक है, मैं तुम्हारा बच्चा बन रहा हूँ, तुम्हारा दुख भी दूर करूंगा, और इस तरीके से वो अपने प्यार को एक्सप्रेस करता है बच्चे की आत्मा। और बच्चे की उपस्थिति उसके लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन सकता है लिविंग पेरेंट के लिए कि हाँ, मैं जीवन में जीऊं। अगर वो बच्चा जो प्यार करने वाला है वो नहीं रहेगा तो उसको लगेगा मेरा जीवन तो सार्थक ही नहीं है, मेरे को तो मर जाना चाहिए। पर एक बच्चे के कारण एक जो पीछे छूट जाता है, वो जीना चाहता है कि मैं अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए जी रहा हूँ, चाहे मेरे स्पाउस चले गए हों। तो वो फैक्टर बनने के लिए भी कई बार एक बच्चे की आत्मा, मतलब एक आत्मा बच्चा बनना पसंद करती है। दूसरा कारण ये भी होता है कि कई आत्माएं चाहती हैं कि हम छोटी एज में ही बहुत जल्दी मैच्योर्ड हों, करेजियस हो जाएं, एम्पैथी डेवलप करें, स्टेमिना बहुत जल्दी हम करें ताकि हम जल्दी जल्दी अपने जीवन में प्रगति करें। आप लोग भी देखे होंगे कि जिनके एक पेरेंट नहीं होते हैं, फादर या मदर की डेथ हो जाती है, वो बच्चे काफी सेंसिटिव हो जाते हैं क्योंकि वो अपने इमोशनल लेवल के डीप में पहुंचते हैं। वो एक संजीदा तरीके से जीते हैं, मतलब जैसे दोनों पेरेंट रहेंगे तो बच्चे उतने संजीदा रूप से नहीं जिएंगे जैसे वो जिएगा। तो ये अपनी इनर क्वालिटीज को डेवलप करने के लिए भी ऐसे बच्चा बनना पसंद कर देती है। और क्योंकि इस टाइम में जब वो बच्चे का पेरेंट एक चला जाता है तो वो अपने साथियों से थोड़ा अलग हो जाता है, अपने हम उम्र साथियों से वो थोड़ा अलग हो जाता है
और इमोशनली अच्छे से फील करके ज्ञान इकट्ठा करता है, हमको लगेगा ये कितना कठिन है, पर ये जो ज्ञान, ये जो इमोशनली वो स्ट्रांग बना है, वो उसकी आगे की लाइफ में, आगे के रिलेशनशिप के लिए एक स्ट्रांग फाउंडेशन बनेंगे। तो कई बार आत्मा आगे के भविष्य के लिए ऐसे वाले ज्ञान को बचपन में ही लेना पसंद करती है। और जब बच्चे ऐसे बड़े होते हैं जिनके एक पेरेंट दूसरी दुनिया में है और एक पेरेंट पृथ्वी पर है, तो ऐसे बच्चे बहुत दूसरे नॉर्मल बच्चों से ज्यादा ज्ञानी भी रहते हैं, और उनका जो पर्सपेक्टिव होता है, जो देखने का दृष्टिकोण होता है, वो भी बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि वो देख रहा है कि मेरी मदर या मेरी, जैसे मान लीजिए मदर को ही लेते, कि मेरी मदर मेरे मृत पापा से पूरे टाइम बात कर रही है। तो वो सिर्फ शरीर वाला प्यार नहीं देख रहा है, वो एक शरीर और एक, जब वो वहां पे आत्मा के रूप में उन दोनों के बीच में प्यार देख रहा है, तो वो प्यार के कितने डीपर मीनिंग को समझ रहा है। दो शरीर हैं, मम्मी पापा यहाँ पृथ्वी पर, तो उनका प्यार तो वाजिब है, बिल्कुल नॉर्मल है। पर ये बच्चा जो देखेगा कि एक पेरेंट मेरा स्पिरिट वर्ल्ड में है, तब भी इतना कनेक्शन है, तो वो और ज्यादा लव और ग्रेस को महसूस करेगा। और अगर बच्चा भी अपने फादर से कनेक्टेड है, मैं यहाँ पे फादर ही बोल रही हूँ, बार बार दूसरा नहीं चेंज करूंगी, तो अगर मान लो वो बच्चा भी अपने फादर को फील करता है, तो उसकी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, उसके एबिलिटी उसकी बढ़ जाती है, इंट्यूटिव हो जाता है वो बच्चा। और अगर इंट्यूटिव हो गया तो सोचिए उसकी आगे की लाइफ में उसको कितने फायदे होंगे, क्योंकि जो भी इंट्यूशन को फॉलो करेगा वो कभी भी गलत काम नहीं करेगा और गलत डिसीजन नहीं लेगा। तो इसके लिए भी कई बार बच्चे ऐसे चूज करते हैं। कभी कभी बच्चे लोग एक लिविंग और एक मृत पेरेंट के बीच में ब्रिज बनना पसंद करते हैं, क्योंकि कुछ केसेस में क्या होते हैं कि बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो पहले इनिशिएटिव होकर काम करते हैं अपने मृत पिता के साथ, फिर उनको सिग्नल्स मिलते हैं, इमेजेस मिलते हैं, फिर वो अपनी जब मम्मी को बताएगा कि मैं अपने पापा के साथ कांटेक्ट में हूँ, मैं उनसे बातें करता हूँ, वो मुझे ऐसे से गाइड करते हैं, तो शायद उसकी मदर भी ओपन होएगी, और जैसे वो ओपन होएगी तब उसको भी मैसेज और सिग्नल्स मिलेंगे। तो वो क्या करता है, जो एक पेरेंट जिंदा है और जो एक पेरेंट चला गया है, उन दोनों के बीच के कनेक्शन का एक ब्रिज बनता है वो। तो देखिए कितना बड़ा काम कर रहा है कि अपने पेरेंट, अपनी मदर को भी वो तैयार कर रहा है उसके लिए। फिर रॉबर्ट पूछता है जेशवा से कि कैसे जान सकते हैं कि पार्टनर की मृत्यु हो गई है, और बच्चे को बड़ा करने के लिए वहां से वो स्पिरिट वर्ल्ड से हमको मदद कर रहे हैं। तो जेशुआ बोलता है कि इसके लिए तुमको आवश्यक है कि आप अपने पार्टनर की उपस्थिति को फील करो। आपको सेंस होना चाहिए, कि सेंस होगा कि वो आपके आसपास है, तो आप फील कर रहे हो, है ना। आप काफी आश्वस्त हो जाते हो कि नहीं सब ठीक है, अब कुछ नहीं है, अब जो हो चुका, अब आश्वस्त हैं आप, एनकरेज फील करते हो या सपोर्टेड फील करते हो, तब वो आप समझ जाओ कि वो आपको सपोर्ट कर रहा है। अभी कई लोग ये शरीर के बियॉन्ड एनर्जी को सेंस करने में सक्षम भी होते हैं, पर डाउट बहुत लाते हैं, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है हमको कभी भी नहीं समझाया है कि जो सोर्स है इंफॉर्मेशन का, जो सबसे वास्तविक सोर्स है, वो हमारा इंट्यूशन है। हमको कहाँ सिखाया गया, हमको ब्रेन के बारे में पढ़ाया, किडनी, लंग्स, सबके बारे में बताया, पर जो हमारा हार्ट है, जो इंट्यूशन को लेता है, उसके बारे में हमको कभी ट्रेंड ही नहीं किया गया। इसीलिए अगर वो पार्टनर आपके आसपास भी रहेगा तो आपके मन में डाउट होगा कि नहीं नहीं ये तो मनगढ़ंत है, अब वो तो चले गए ऊपर हैं, अब अपने वर्ल्ड में हैं, वो कहाँ मेरे को मदद करेंगे। तो ये डाउट हम खुद क्रिएट करते हैं, हमारी एजुकेशन सिस्टम हमको कराती है, क्योंकि हमको लगता है इंट्यूशन मतलब मात्र कल्पना है। तो सबसे बड़ी चुनौती पेरेंट्स की क्या होती है जो छूट गया है, उसके लिए यही होती है कि वो ट्रस्ट करे अपने इंट्यूशन का, और जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जो मैसेज आ रहा है, उस पर विश्वास करे।
ये सबसे बड़ा चैलेंज है। बहुत सारे अभी भी लोग होंगे जिनके स्पाउस चले गए, वो बेचारे स्पाउस मैसेज दे दे के थक रहे हैं, पर वो लेने के न मूड में है न समझने के मूड में है। तो वो वही कह रहे हैं जोशुआ कि आप लोग को समझना चाहिए और उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। वो बोलते कि मैं यहाँ पर तुम लोग को एक डिफरेंस बताता हूँ इंट्यूशन और इमोशन के बीच में। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया है इसको, मैं जितना हो सकेगा अच्छे से क्लियर करूंगी। उन्होंने कहा कि जब आपको कोई अपने पार्टनर को पाने की, यानी कि उसको छूने की, उससे बात करने की, उसके बगल में बैठने की इच्छा होती है, लालसा होती है, तड़प होती है कि वो मेरे पास रहे, तब आप एक इमोशन में फंसे हुए हैं। वो जो क्रेविंग है कि वो मेरे पास रहे, वो आपके इमोशन है, जबकि वो आपके बगल में है पर आप इमोशन के कारण उसको फील नहीं कर पा रही हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि इस समय जब आप गहरे दर्द में हैं और रोते हैं, अपने साथी को याद करते हैं और अंदर खाली और अकेलापन महसूस करते हैं, तो वो आपके बिल्कुल बगल में भी बैठा रहेगा वो स्पिरिट रूप में, पर आप उसको फील नहीं कर पाते, कनेक्ट नहीं हो पाते। तो इमोशंस क्या करते हैं, आपके लव और वननेस के को फील करने में ब्लॉक कर देते हैं। आप उसके साथ जुड़ रहे हैं, लव को महसूस करना चाहते हैं, पर वहां पे ब्लॉक बन जाते हैं आपके इमोशन। पर इमोशन अपरिहार्य है, मतलब अनअवॉइडेबल है, नेचुरली इमोशन हमारे आएंगे ही। पर आप जब पार्टनर की उपस्थिति को महसूस करते हैं, जब आप अपने इमोशन को शांत कर लेंगे, सरेंडर मोड में आ जाएंगे और महसूस करते हैं, तो आपके अंदर जो शांति रहती है, जो एक स्टिलनेस रहेगा, पीस रहेगा, उस समय आप उसके प्रेजेंस को बिल्कुल फील कर पाएंगे। आप हाई वाइब्रेशन को में आप अपने को थोड़ा ऊंचा महसूस करेंगे। उस समय आपको लगेगा कि हाँ, हाई वाइब्रेशन, कुछ एनर्जी आपकी चेंज हुई है, चाहे वो थोड़ी ही देर के लिए हो, 2 मिनट के लिए ही होगी, पर उसका प्रेजेंस आप फील कर पाएंगे। एक आशा, एक आश्वासन दिल में जब आप महसूस करते हैं, आप राहत महसूस करते हैं कि हाँ, मेरा बहुत बोझ हट गया, मतलब जो भी मेरे सर पे दुख का पहाड़ टूटा है, वो अब रिलीज हो रहा है। जब आप ऐसे महसूस करते हैं, उस समय आप उदास भी रहेंगे, पर एक अंदर से खुशी, एक राहत भी महसूस कर रहे हैं। यदि आप ऐसे सेंसेशन को फील करते हैं, तब आप बिल्कुल समझ जाइए कि आपका डिसीज पार्टनर आपको सोल लेवल पर टच कर रहा है। और जब आप अपने बच्चे के बारे में संबंधित कोई भी चिंता करते हैं, कई पार्टनर्स, मतलब कई पेरेंट लोग चिंता करते हैं कि मैं अकेली हूँ, मैं कैसे उसको संभालूंगी, चिंता कर रहे हूँ और डाउट भी कर रहे हूँ कि मैं कैसे कर पाऊंगी, तब अचानक आपको सब बोलना चाहिए, चीजें समझ में आने लग जाती है कि नहीं नहीं नहीं, मैं इसको ऐसा कर लूंगी। आपके पास खुद ही सॉल्यूशन मिल रहा है कि मैं ऐसा कर लूंगी, और एक अलग एंगल से देख रहे हैं अब अचानक से, है ना। या आपको लगता है कि सब सही हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मैं फालतू में चिंता कर रही हूँ। जब आपको ऐसे इंसाइट मिलेंगे, ऐसे अपलिफ्ट एनर्जी मिलेगी, तब भी आप महसूस करिए कि आपका पार्टनर आपको गाइड कर रहा है। हम कॉन्शियस लेवल पे नहीं समझ रहे हैं, परंतु हमारा जो डीप डाउन, जो हमारी लेयर्स है, वो समझ रही हैं उनको। तो जोशुआ कहता है आगे कि अपने बच्चे को ऑब्जर्व करिए, उनको बिना पुश करे उनसे पूछिए कैजुअली कि वो क्या फील करता है, जो उसका पार्टनर, जो उसका एक पेरेंट चला गया है स्पिरिट वर्ल्ड में, वो क्या फील करता है, उसके सपने कैसे आते हैं, या वो क्या कनेक्शन फील करता है अपने पेरेंट से जो चला गया है। बच्चे आपसे ज्यादा इंट्यूटिव हो सकते हैं, तो आप बच्चे को एनकरेज करें और उनको सेंसेशन के बारे में बताएं कि यदि तुम कनेक्ट फील कर रहे हो अपने चले गए पापा से, तो उनको बताइए कि आप डरिए मत, ये नॉर्मल है। क्योंकि हम डुअलिटी में सिर्फ फिजिकल टच को, फिजिकल देखने को ही हम सही समझते हैं। आत्मा को कई बच्चे डर जाए कि पापा दिख रहे हैं या पापा वो करें, तो आप बताइए कि ये नॉर्मल है बेटा,
वो हमको पूरे टाइम वॉच कर रहे हैं, वो लाइट बॉडी में है, हम फिजिकल बॉडी में, बस इतना फर्क है। आप बच्चे को अच्छे से समझाइए और प्रेरित करिए कि वो उसके साथ हमेशा कनेक्ट रहे। और दूसरा, उस पेरेंट को ये भी करना चाहिए कि बच्चे को तो समझा रही है पर अपने फीलिंग पर भी उसको ट्रस्ट करना चाहिए। बिना कारण के अचानक जब आपके पार्टनर की आपको याद बहुत आने लगे उसकी, तो आप समझ जाइए कि वो आपके आसपास है, उसका प्रेजेंस है। क्योंकि जब वो आएगा तो आपको बिना कारण, कुछ सोच भी नहीं रहे हैं उसके बारे में, कोई उससे रिलेटेड बात भी नहीं, अचानक आपके पास वो इमोशन आता है उस अपने पार्टनर का, तो वो भी उनकी उपस्थिति है। तब आपको दिल से उनको ग्रीट करना है, उनको एक्नॉलेज करना है, उनको स्वीकार करना है और पूछें कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं और वेट करें। पूछ के बिल्कुल क्या सुनना है ऐसा कोशिश नहीं, सिर्फ वेट करें। क्योंकि वो आपसे वर्बली आंसर नहीं करेंगे, जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं वैसे बात नहीं करेंगे, वो आपको इंट्यूशन के द्वारा अपने थॉट को ट्रांसमिट करेंगे। ये भी एक स्किल है, जब तक कि आप शांत नहीं होंगे तब तक कि आप मैसेज को रिसीव नहीं करेंगे। तो वर्बली आंसर की उम्मीद मत करिए, सिर्फ फीलिंग या इंसाइट के रूप में, एक सडन फ्लैश के रूप में अचानक आपके सामने वो बात आ जाएगी। मृतक के साथ कनेक्ट होने पर आप एक डिफरेंट टाइप की कम्युनिकेशन को से परिचित हो जाएंगे, एक अलग ही टाइप का। जो अभी हम बात कर रहे हैं, मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है, आपका माइंड उसको प्रोसेस करके बता रहा है कि नीता ये सेंटेंस बोली, वहां पर कम्युनिकेशन थोड़ा डिफरेंट रहेगा। पर आपको इमेजेस, फीलिंग, सडन रियलाइजेशन के द्वारा, अपने इंट्यूशन के द्वारा बहुत सी चीजें मालूम चलते जाएंगी। तो बेहतर होगा कि जब आप अपने उस जो चले गए हैं पार्टनर, उससे जब इंटरेक्शन करें तो वो छोटी करें, बहुत छोटी छोटी करें, बहुत ही लाइट वे में करें, बहुत सीरियस होके बिल्कुल गंभीर मुद्रा में बैठ के मत करिए, बहुत ही प्लेफुल तरीके से करिए। और आप उसको आंसर देने के लिए पुश मत करिए, नहीं तो क्या करेगा, आपका माइंड कुछ ना कुछ आंसर्स बनाएगा और आप निराश हो जाएंगे, क्योंकि वो आंसर तो सही रहेगा नहीं। तो आप सिर्फ क्वेश्चन पूछें, धैर्य रखें, उसी दिन आपको या उसी समय आपको वो आंसर किसी न किसी रूप में आएगा और आप अपने हार्ट से फील करेंगे कि हाँ ये आंसर है, ये करना है मुझे ऐसा। ये एक्चुअल सेंसिंग है, ये एनर्जी लेवल पे आपको सेंस होगा। माइंड जरूर आपको वर्ड्स में बताएगा, भाई माइंड ही तो प्रोसेस करेगा ना कि ये आया है गाइड, तो वो माइंड प्रोसेस करेगा, पर आप फील करेंगे, सेंसिंग करेंगे अपने अंदर से। और थिंकिंग लेवल पे नहीं होगा, इमोशनल लेवल पे नहीं होगा, ये सिर्फ इंट्यूशन, क्वाइट सेंसिंग, जस्ट नोइंग के रूप में होगा। जेशुआ कहता है कि अगर आप लोग के समाज में बहुत ज्यादा लाभ होगा अगर इंट्यूशन को आप लोग इंफॉर्मेशन की रियल और वैल्यूएबल सोर्स मानना शुरू कर दोगे। फिर तुमको किसी भी साइकिक के पास जाने की जरूरत नहीं। इंडिया में हम बहुत ज्यादा साइकिक के पास जाते नहीं है, पर अब्रॉड में बहुत लोग साइकिक के पास जाते हैं कि मेरे मृतक पार्टनर से बात करा दो, ऐसे करके जाते हैं। तो बोलता है आपको उस समय बिल्कुल किसी भी साइकी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, अपने लव्ड वन से सीधे हार्ट टू हार्ट सिंपल तरीके से कम्युनिकेशन कर पाएंगे। कितना अच्छा होगा ना फ्रेंड्स, अगर सभी में ये इंट्यूशन की पावर हो जाए, तो हमारे जो भी फादर मदर जो भी गए हैं, जो हमारे प्रिय लोग चले गए हैं, उनसे भी हम बात कर पाएंगे और पूरे रिसीव कर पाएंगे उनके मैसेज को। बहुत सिंपल वे में आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। यदि आप इंट्यूशन पर विश्वास करते हैं और कुछ भी दिमाग में आपके डाउट नहीं रहता है, तो आप कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को भी, उसके अवेयरनेस को भी बढ़ाएंगे। रॉबर्ट पूछता है कि ठीक है, अब जो रीडर्स पढ़ रहे हैं उनके पार्टनर्स चले गए हैं, पर इंटरडायमेंशनल पेरेंटिंग नहीं कर रहे हैं, तो उनको कैसे समझाएं कि जो उनके साथ हुआ है वो बहुत बेहतरीन चीजों के लिए हुआ है। किसी के लिए बोलेंगे तो कोई नहीं मानेगा ना, क्यों बेहतर के लिए होगा, एक पार्टनर को खोना क्या उसमें कोई अच्छाई हो सकती है? एक नॉर्मल, अगर वो मेडिटेटर नहीं है तो वो क्यों सोचेगा। तो वो बोलता है जेशुआ की पहली बात तो तुम ये समझ लो कि जिसको भी तुम प्यार करते हो वो कभी भी तुमको छोड़ के नहीं जाता।
इस ब्रह्मांड में जो लव है वो ग्रेटेस्ट पावर है। जब भी आप किसी से प्रेम करते हो तो वो चाहे पृथ्वी पर रहे या किसी और डायमेंशन में रहे, आप कनेक्टेड रहेंगे ही। टाइम, स्पेस, बर्थ, डेथ सोल्स को अलग नहीं करते। ये हमेशा हम लोग को याद रखना चाहिए। और बार बार आफ्टर लाइफ की जो अवेयरनेस फैल रही है वो यही बताने के लिए है कि आप किसी के भी जाने से बहुत व्यथित, बहुत परेशान मत होइए। वो सिर्फ शरीर में नहीं है पर वो हमारे साथ कनेक्टेड है। इसको जानना जरूरी है। जेशुआ ने कहा जब तुम प्रेम से सेपरेट होते हो, मतलब जब हम वो जो लव है ना, जो लव की जो एनर्जी है, जब हम उससे सेपरेट हो जाते हैं तभी हम अकेला महसूस करते हैं और थके भी महसूस करते हैं कि क्या वही लाइफ है। जो जिनके पार्टनर्स चले गए उनके लिए बता रहे हैं ये, कि वो लव से सेपरेट हो गए हैं, उस प्यार से हमेशा कनेक्टेड रहे। फिर चाहे तुम्हारा पार्टनर को पेरेंटिंग तुम्हारे साथ इन्वॉल्व नहीं भी होगा, तब भी हाई इवॉल्व और लविंग गाइड्स तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। अगर किसी पार्टनर को लग रहा है कि मेरे हस्बैंड और मेरी ट्यूनिंग अच्छी नहीं थी, मैं यहाँ अपने मन से कुछ थोड़ा सा जोड़ रही हूँ ना, मान लीजिए लगता है उनकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं थी या वो बच्चों को इतना प्यार नहीं करते थे, तो वो को पेरेंटिंग कहाँ करेंगे मेरे साथ। पर जेशुआ बोलता है अगर वो इन्वॉल्व नहीं भी हो तब भी आपके लिए बहुत ही लविंग वाइज स्पिरिट गाइड्स आपके लिए मौजूद हैं। खासकर जब तुम संकट में हो, गहरे शोक में हो, तो दूसरी दुनिया से आपको मदद मल्टीप्लाइड होकर मिलती है। तुम पर प्रेम और कृपा की बौछारें पड़ती हैं। तुमको लग सकता है कि भाई मुझे तो कुछ भी ऐसा फील नहीं होता कि मेरे को कोई लव एनर्जी मिल रही है या बड़ी ग्रेस मुझे मिल रहा है। तो बोलता है जेशुआ अगर तुम ऐसा फील करते हो तो तुम समझ जाओ कि तुमने अपने दरवाजे बंद करके रखे हैं। हेल्प इज अवेलेबल, मदद हमेशा उपलब्ध है। तुम इसलिए प्रेम और मदद से वंचित महसूस कर रहे हो क्योंकि तुम इमोशन में इतने ट्रॉमेटाइज्ड हो गए हो कि अपने, क्योंकि पार्टनर चला गया तो इतने इमोशन से सदमे में आ गए हो इमोशन के साथ कि तुम स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हो कि तुम्हारे पास प्यार और वो एनर्जी आ रही है। जब हम स्वीकार नहीं करते हैं तो वो प्रतिरोधी हुआ कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ तो अन्याय हुआ। तो इतना अच्छा उन्होंने जो एक सेंटेंस बताया जो मुझे बहुत छुआ, कि जब तुम स्वीकार नहीं कर पा रहे हो तुम प्रतिरोध कर रहे हो। जो तुम अस्वीकार की जो भावना है कि जो तुम्हारे साथ हुआ है वो गलत है और कोई अच्छा उसमें कोई भला काम नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। जो ये नॉन एक्सेप्टेंस है तुम्हारा, जो अस्वीकार का भाव है, वो तुम्हारे शोक के समय का सबसे सबसे बड़ा चैलेंजिंग फेज है और डिफिकल्ट फेज है। उसके जाने का दुख और प्रतिरोध आपको सहन करने में तकलीफ देता है। देखिए कितना अच्छा कि आप तो पहली बात तो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ऊपर से प्रतिरोध कर रहे हैं कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ गलत हुआ। तो ये जो प्रतिरोध है और जो दुख है वो दोनों कंबाइंड होके आपका जो दुख है उसको सहन नहीं करने दे पा रहा है, आपको बेयर नहीं करने दे पा रहा है। तो सबसे अच्छा है कि आप एक्सेप्ट करिए जो भी हुआ, उसको कोई प्रतिरोध मत करिए। जब आप प्री बर्थ प्लानिंग समझ रहे हैं तो कोई प्रतिरोध होना ही नहीं चाहिए। किसके लिए करेंगे आप प्रतिरोध? अरे आप ही तो बना के आए हो, आप ही ने तो मंजूरी दिया है। तो मुझे ये सेंटेंस बहुत अच्छा लगा कि प्रतिरोध और आपका नॉन एक्सेप्टेंस आपको अनबेरेबल बना देता है उस पेन के लिए। आप लोग भी ध्यान से इसको समझना। उन्होंने फिर जेशुआ ने आगे बताया कि सिंगल पेरेंट जिसने अपने पार्टनर को खो दिया है उसको प्यार और मदद की मात्रा हमेशा उपलब्ध रहती है। वो पूरी टाइम उसको अवेलेबल है लव और हेल्प। चाहे उसका जो पार्टनर है बच्चे की परवरिश में इन्वॉल्व हो या ना हो। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर वहां से आपको हेल्प नहीं कर रहा है, तब भी आप विश्वास करिए कि आपको हेल्प मिल रही है, आपको प्यार की एनर्जीज मिल रही हैं। तो रॉबर्ट पूछता है कि ऐसा क्यों है कि अगर कोई स्पिरिट वर्ल्ड में गया
तो वो अपने बच्चे को पेरेंटिंग में क्यों नहीं हेल्प करेगा? ठीक है, इंटरडायमेंशनल पेरेंटिंग नहीं है प्लान में, पर फिर भी तो कर रहे हैं। हम तो सुने कि तभी भी अगर ईमानदारी से करना चाहे तो करते हैं और करते ही हैं। पर कभी कभी वो जो चला गया है पेरेंट, वो मदद नहीं करता है। कब नहीं करता है? तो जेशुआ ने कहा, इसका आंसर रॉबर्ट श्वार्ट्ज ने भी दिया था जब मैंने क्वेश्चन पूछा था, मैं बाद में बताऊंगी, कि कई कारण हो सकते हैं जब वो वहां बैठा हुआ पेरेंट आपको मदद नहीं करेगा। वो अपनी इमोशनल हीलिंग में फोकस कर रहा हो, उसके अनरिजॉल्व इश्यूज हो, तो उसको अपने इनर जर्नी में काम करना हो। जैसे फ्रेंड, हम यहाँ पे अपनी मेडिटेशन करते हैं, बिल्कुल स्पिरिट वर्ल्ड में भी वहां पर भी मेडिटेशन करके ऑल दैट इज से कनेक्ट होते हैं। तो यदि मान लो किसी आत्मा इतना इमोशन लेकर गई है, अनरिजॉल्व इश्यूज लेके गई है, तो पहले वो अपने ऊपर काम करेगी, तभी तो वो अपने बच्चे को हेल्प कर पाएगी ना। तो वो उस टाइम में इन्वॉल्व नहीं होती, वो अपने ऊपर काम करती है वो पेरेंट। पर उसका हृदय तुम्हारे और बच्चे के साथ हमेशा कनेक्टेड रहता है। ऐसा नहीं कि वो इन्वॉल्व नहीं है तो मतलब वो आपसे कनेक्टेड नहीं है, उसका हार्ट हमेशा आपसे कनेक्टेड रहता है। बॉन्ड एटर्नल है, शाश्वत है, पर वो रोजमर्रा के जीवन में आपके साथ इन्वॉल्व नहीं होगी। जैसे लूका को रोज के रोज जॉर्ज रात को सुलाता है, उसके ड्रीम्स में खेलता है, उसको गाइड करता है, उससे बातें करता है, रोज के रोज। जो इंटरडायमेंशनल पेरेंटिंग करते हैं वो डेली इन्वॉल्व होते हैं। पर ये जो पेरेंट अपने ऊपर इमोशनल हीलिंग कर रहा है, वो कनेक्टेड है, पर रोजमर्रा के कामों में उसकी मदद नहीं करेगा अपने बच्चे की। या हो सकता है जो चला गया हो पार्टनर, जो मृत हो गया हो पेरेंट, मतलब पार्टनर नहीं पेरेंट, वो दूसरा जन्म ले लिया हो। तो जैसे मैंने कल बताया था फ्रेंड की पूरी आत्मा जन्म नहीं लेती है, थोड़ा सा पार्ट दूसरी पर्सनालिटी के रूप में कहीं पृथ्वी पर जन्म ले लिया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे कनेक्टेड नहीं है। वो जो सोल बैठी हुई है कॉजल वर्ल्ड में, वो भी उस बच्चे के साथ कनेक्टेड है, पर एक हायर लेवल पर है। वो भी रोजमर्रा नहीं देखेगी बच्चे को, क्योंकि उस सोल की कितनी पर्सनालिटीज हैं जो पैरेलल लाइफ्स में काम कर रही हैं। तो वो इस लाइफ के बच्चे के ऊपर रोजमर्रा में काम नहीं करेगी, पर हाँ हायर लेवल पर वो निगरानी करती है आत्मा। चाहे वो उसका जो पेरेंट है उसको रोज उसको गाइड नहीं करे, तभी भी वो आत्मा कनेक्टेड है ही। उनकी जो कनेक्शन है वो कभी भी खत्म नहीं होते हैं। किसी भी आत्मा का जन्म लेना एक सूरज की रोशनी के बराबर होता है, जैसे मैंने बताया एक टेंटिकल के रूप में आती है, बाकी वो प्रेम तब भी रहेगा उस सोल और उस बच्चे के साथ। तीसरा कारण बताया कि आपका और आपके पार्टनर की एग्रीमेंट ही नहीं हो, मल्टी डायमेंशनल पेरेंटिंग का या कोई भी एग्रीमेंट नहीं हो। तो आप ये मत समझना कि ये फेलवर है, ये विफलता है या कुछ गलत हो रहा है, इसको गलत तरीके से मत देखो। ब्रह्मांड में आत्मा और इवेंट्स के बीच का जो वेब है, जो भी हम ये घटनाओं को हम डिजाइन करते हैं आत्मा के लेवल पर, उसके कारणों के बहुत सारे जाल हैं। तो वो बहुत ही सटल है। बोले आप बस इतना समझ लीजिए कि उसको गलत मत समझिए। अगर नहीं भी इन्वॉल्व हो रहा है तो आप ये समझिए ना कि दूसरे स्पिरिट गाइड्स और आपको सब मदद कर ही रहे हैं, आपको मदद मिलती ही है, जो आपकी सिचुएशन के लिए बेस्ट है वो आपको दिया जाता ही है, चाहे पेरेंट इन्वॉल्व हो या ना हो। तो पामेला बोलती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि पेरेंट चला गया है और बकायदा पृथ्वी पर अपने बच्चे को पूरी तरीके से पेरेंटिंग की गाइडेंस दे रहा हो, पर ना बच्चा अवेयर है ना उसका पार्टनर अवेयर है कि ये गाइड मिल रहा है। मतलब मैंने कहा ना, कई लोगों को कॉन्शियसली मालूम चल जाता है, कई लोगों को कॉन्शियसली नहीं मालूम चलेगा। तब भी क्या ये पेरेंटिंग इफेक्टिव रहेगी, काम करेगी? तो जेशुआ बोलता है कि बिल्कुल। ऐसा कई बार होता है कि जीवित पेरेंट को लगता है कि अकेले मैं ही बच्चा पाल रहा हूँ और बड़ा कर रहा हूँ, मेरे को तो कोई हेल्प नहीं मिल रही है स्पिरिट वर्ल्ड से, पर उसको मिल रही है। अवेयर नहीं है वो कॉन्शियसली, पर उसको मिलती है और बहुत इफेक्टिव रहती है, क्योंकि हीलिंग एनर्जीज और लव हमेशा वो पेरेंट भेजता रहता है अपने बच्चे को भी, और अपने पार्टनर को भी वो लव की एनर्जी भेजते रहता है, पर कॉन्शियसली वो नहीं जानते हैं। तो पामिला बोलती है कि कहीं ऐसा ही रिश्ता हमारा इंसान और स्पिरिट गाइड्स का भी तो नहीं है, क्योंकि हम भी कहते हैं स्पिरिट गाइड होते हैं, स्पिरिट गाइड होते हैं, कई लोग बोलते हैं हमको पता ही नहीं चलता स्पिरिट गाइड है।
जब भी आपको कोई थॉट आता है जिसमें आप कोई भी डाउट नहीं करते, आप बिल्कुल बोलते यस मैं ये करूंगी, कोई किंतु परंतु नहीं, आपके इतना स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन रहता है वो। पर लोग थॉट और इंट्यूशन को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, खासकर वो लोग जो नए नए हैं मेडिटेशन में। तो वो बोलती है कि पामेला बोलती है कि ऐसा ही रिश्ता तो हमारे स्पिरिट गाइड्स के साथ भी है कि वो भी हमको मदद करते हैं, पर लोगों को मालूम ही नहीं रहता है कि एक इतनी अच्छी रिलेशनशिप वर्क कर रही है, काम कर रही है। तो यीशुआ बोलता है एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही जैसे तुम्हारे स्पिरिट गाइड तुमको पूरे टाइम गाइड कर रहे हैं, यहाँ तक कि मेडिटेशन में लाने के लिए भी स्पिरिट गाइड ने ही आपको पोक कर करके यहाँ तक के लेके आए हैं। तो फिर पामेला बोलती है कि अगर मान लो जीवित पार्टनर को इच्छा नहीं है, तब भी क्या स्पिरिट गाइड या वो जो डिजीज पार्टनर है वो उसकी इच्छा को प्रभावित करेगा कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। जैसे मान लो उसको लग रहा है कि नहीं मैं बच्चे को इस स्कूल में नहीं डालूंगी, इस स्कूल में डालूंगी, तो वो गाइड कर रहे हैं, तो जबरदस्ती आप डाल सकते हैं क्या? मतलब इच्छा को प्रभावित कर सकते हैं क्या? तो यीशुआ बोलते हैं कि बहुत ही सटल बात है, सभी के पास फ्री चॉइस है, आप जैसा चाहें वैसे अपनी रियलिटी को बना सकते हैं। विश्वास करेंगे तो आपको ऐसे एक्सपीरियंस मिलेंगे। अगर आप सोचेंगे कि नहीं मैं तो अनवर्दी हूँ, मेरे को तो कोई मैसेज ऐसे नहीं मिलते हैं, मैं कोई कुछ भी रिसीव नहीं कर सकता हूँ, तो आपको नहीं मिलेंगे। पर क्या होता है, जैसे मान लो वो पार्टनर चला गया, फादर ही मैं बोलूंगी, फादर चला गया, मदर बैठी हुई है यहाँ पर पृथ्वी पर अपने बच्चे के साथ। अब वो मैसेज भेज रहा है, अब वो लेना चाह नहीं रही है और अब समझ ही नहीं रही है, उसको लग रहा है कि नहीं मेरे को कुछ भी हेल्प नहीं मिल रही है, और रो रही है और चुपचाप से बैठी हुई है और मतलब बिटर है, मतलब उसको बहुत कड़वाहट है उसके मन में। तो बहुत अच्छी चीज यीशुआ ने जो बोला मैं आप लोग को बता रही हूँ, एक सेकंड। तो यीशुआ जो बोलते हैं ना, ये वाली बात आप लोग समझिएगा कि किस तरीके से स्पिरिट गाइड हमको करते हैं, इसलिए मैं आप लोग को बोल रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम जो इंसान है वो मल्टी लेयर्ड बीइंग है, लेयर्स पे लेयर्स है हमारे, है ना। आप कॉन्शियस लेवल पर बहुत ही निराश रह सकते हैं, आपके मन में बहुत कड़वाहट हो सकती है अपनी परिस्थिति को लेकर, पर डीप डाउन हमारे जो अंदर के लेयर है उसमें हमारे पास होप, मतलब आशा की किरण और विश्वास, श्रद्धा जरूर रहती है। होप एंड फेथ रहता ही है हमारे में। तो क्या करते हैं स्पिरिट गाइड और वो पार्टनर जिसका जीवित पार्टनर नहीं समझ रहा है, रिसीव नहीं लेना चाहता है, तो वो आपके डीपर लेयर तक के जाकर आपके जो डीपर लेयर में होप और ट्रस्ट है ना, उसको रीइंफोर्स करते हैं, उसको सुदृढ़ करते हैं, उसके बीजों को जो आपके अंदर अंदर में है। आपके अंदर में आप जानते हैं कि सब अच्छा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, और आपको विश्वास है इस ब्रह्मांड पर, अपने ईश्वर पर, अपने इष्ट पर बाहर से आप बहुत निराश हैं। तो वो स्पिरिट गाइड या वो पार्टनर जो आपके साथ आपके लिए पेरेंटिंग कर रहा है, वो आपके डीपर लेवल पे जाके आपको रीइंफोर्स करेगा कि यस ये हो रहा है। फिर धीरे धीरे आप चूज करेंगे और आप समझ जाएंगे कि हाँ मेरे साथ हो रहा है, मैं मैसेज को रिसीव कर रही हूँ, फिर आपके लिए वो डेली लाइफ में सुलभ होते जाएंगे। तो पामेला बोलती है, तो बेसिकली ये आप हमको समझ जाना चाहिए कि हम चाहे पहचाने ना पहचाने, को पेरेंटिंग तो होती ही है, मतलब वो करते ही हैं। तो यीशुआ बोलता है बिल्कुल दो संभावनाएं, या तो आप कॉन्शियस लेवल पे जान रहे हैं कि वो पेरेंटिंग कर रहा है, मेरे को मदद कर रहा है, या दूसरा आप नहीं पहचान रहे हैं तब भी वो कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि कॉन्शियसली आप संवाद करें, अपने से पूछें। अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें इन्वॉल्व हो तो अपने से पूछें कि क्या मैं इसका पेरेंटिंग के लिए खोजने के लिए अपने स्किल को, इंट्यूटिव स्किल को बढ़ाने के लिए तैयार हूँ, डेवलप करना चाहता हूँ, मैं तैयार हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं ये कॉन्सेप्ट सिर्फ मनगढ़ंत है, कुछ नहीं है, मुझे अपील नहीं करता, तो मत करिए, आप बिल्कुल भी मत करिए। कोई दूसरे तरीके से आप कनेक्शन से लाभ उठा सकते हैं।
अपने फॉल्स, कैसे करना है आपको, अपने फॉल्स बिलीफ को लेट गो करना है कि दूसरी दुनिया होती नहीं है, ऐसा जो फॉल्स बिलीफ है इसको भी लेट गो करें, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा प्यार करें, अपने आप को नर्चर करें, तो इससे भी पार्टनर की पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलने लग जाएगी। रॉबर्ट पूछता है, क्योंकि उस समय जॉर्ज आ जाता है, जब बात करते रहते तो जॉर्ज की जब सोल आ जाती है तो उससे पूछता है जॉर्ज को कि तुमने जो जिनके पार्टनर्स खो जाते हैं उनकी डीपर स्पिरिचुअल मीनिंग और पर्पस ऑफ इंटरडायमेंशनल पेरेंटिंग क्या है। तो जॉर्ज कहता है कि इसका अर्थ है कि दो आत्मा जो प्यार करने वाली है वो डेथ से कभी भी अलग नहीं होती हैं। अगर डेथ भी हो गई है, मतलब एक पेरेंट वहां चला गया, एक पार्टनर वहां चला गया, कि यहाँ चला गया, तब भी जो वो प्यार का जो रिलेशनशिप है बहुत डीप और रिवॉर्डिंग हो सकता है। रिवॉर्डिंग अर्थात पुरस्कृत हो सकता है, फायदेमंद हो सकता है। शरीर के रूप में जीवन से अलग हो जाते हैं, जब एक पार्टनर शरीर से अलग हो गया तब सारा का सारा जोर किस पे रहेगा, सोल लेवल पे रहेगा, जो कि सबसे मूलभूत चीज है। हम शरीर के रूप में, जैसे मान लीजिए आप अपने हस्बैंड के साथ रोज बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इससे बेहतर है कि आप उससे सोल से कनेक्ट रहें। कैसे, जैसे जैसे आपके साल बीतते जाते हैं शादी के, आप बहुत जल्दी पहचान जाते हैं कि आपके हस्बैंड को क्या बुरा लग रहा है, उनकी आंखों को, उनके बॉडी लैंग्वेज से आप समझने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सोल से कनेक्टेड होते जाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि उस समय आपका सबसे ज्यादा रहता है, स्वाभाविक रूप से सोल पे ही तुम्हारा सबसे ज्यादा रहेगा। और ये रिलेशनशिप उस मृत पेरेंट और बच्चे के साथ भी रिवॉर्डिंग रहेगा, उसके लिए भी होएगा। तो उसका भी प्रेम संबंध विकसित होते जाएगा, बच्चा भी बहुत अच्छे से प्रगति करेगा, और ये जो जीवित पेरेंट पार्टनर रह गया है और बच्चा रह गया, वो हायर स्पीड से प्रगति करते हैं। जो एक सामान्य कपल है उससे ज्यादा तेजी से वो प्रगति करते हैं। देखिए ये प्लस पॉइंट है, तभी उसको रिवॉर्डिंग कहा है। तो रॉबर्ट पूछता है कि जॉर्ज को कि तुमने कैसे लूका को बड़ा करने में एलेक्सा की मदद करी। तो जॉर्ज कहता है कि मैंने दोनों की मदद करी। बच्चे बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं हर चीज को। तो जब भी एलेक्सा बहुत दुखी होती थी तो मैं उसको प्रोटेक्ट करता था कि वो उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करे, ताकि बच्चा भी दुखी हो जाएगा। तो बोले मैं बार बार लूका को बताता था कि मैं यही हूँ, तुम्हारी मम्मी जो दुख फील कर रही है वो भ्रम है, इल्यूजन है, मैं हूं यहाँ पर। तो वो बच्चे को मैं प्रोटेक्ट करता था उसकी दुख की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने से। उसके साथ ही मैं रात को उसके साथ सपने में खेलता था और बहुत हम मस्ती करते थे। जैसे पृथ्वी पर एक फादर और एक बेटा खेलता है, वैसे ही हम लोग बहुत मस्ती करते थे, कोई भविष्य की चिंता नहीं। और मेरी सोल भी उससे ग्रोथ करती थी। और मैं एलेक्सा के ठीक पीछे खड़े होकर उसको लव और केयर की एनर्जी से घेरे रहता था, पूरा एनवलप बना लेता था अपनी लव की एनर्जी से, एलेक्सा के पास खड़े होकर। और जो अपनी वार्म एनर्जी है वो उसके शोल्डर, बैक में, चेस्ट में भेजता था, उसको उसके हार्ट से मेरे हार्ट को कनेक्ट करता था और एक प्यार की एनर्जी उसको ट्रांसमिट करता था। पर कभी कभी मुझे उस हार्ट के कनेक्शन में एलेक्सा का प्रतिरोध दिखाई देता था। और वो प्रतिरोध कब होता था? जब वो अपसेट रहती थी और अपने फेथ को खो देती थी। अबले मैं समझता था कि वो ह्यूमन है, एक मानव है, तो ये कभी कभी निराश हो जाती है और अपने विश्वास को खो देती है। पर मैं हार्ट से भी कनेक्ट होकर उसको एनर्जी देता था। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जॉर्ज ने बताई कि मैं एलेक्सा को एनकरेज करता था अपने बच्चे लूका के लिए कि उसकी स्ट्रेंथ पे, उसके गिफ्ट पर विश्वास करो और उसकी चिंता मत करो, कोई भी चीज को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, बिल्कुल आराम से लूका को छोड़ दो, वो बहुत अच्छा करेगा। और उसको विक्टिम रूप में कभी भी मत देखो कि हाय मेरा बच्चा बेचारा पापा के बगैर है, नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं देखना उसको विक्टिम के लिए, विक्टिम के रूप में, और वैसे भी नहीं देखना चाहिए। अगर कोई पेरेंट डिवोर्सी भी है तो वो जो सोल है, जो बच्चा है,
एक पेरेंट के साथ ही रह रहा है, वो भी अपने सोल प्लान में लेके आया कि मैं एक पेरेंट के साथ रहूंगा, तो वो बच्चे कहाँ से विक्टिम हुए? क्यों विक्टिम बोलना, क्यों? ऐसा नहीं बोलना चाहिए हम लोगों को। जो भी है उसने अपने ग्रोथ के लिए, कुछ कार्मिक इश्यूज के लिए अपना इस प्लान को चूज करके आए हैं। तो चलिए, डिग्रेशन नहीं, तो वो कहता है कि मैं लूका के लिए हमेशा उसको सचेत करते रहता था कि बिल्कुल भी उसको विक्टिम नहीं समझे, वो बहुत अच्छी है और उसके उसके लिए चिंता मत करे। और फिर जॉर्ज काफी अलेक्सा को समझाता है कि वो अपने इमोशन को, अपने रेजिस्टेंस को खो दे और इमोशन को सह ले, और बहुत अच्छे से उसको समझाता है। मैं डिटेल में नहीं बताती, जो भी आप समझ गए होंगे। और शांत हो जाए जब इमोशन से लड़ के, जब पूरे इमोशन से लड़ के थक के बैठ जाए, तब उसकी लव की एनर्जी को फील करे और उससे कम्युनिकेशन के लिए रास्ता खोल दे। तो उस समय जेशुआ बोलता है कि ये कुंजी है, अगर आप अपने मृतक पार्टनर के साथ बात करना चाहते हैं तो न मन से न भावनाओं से, वहां से आपको बात करनी है जहां पे इंट्यूशन रहते हैं। इसके लिए साइकी होना जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ शांत रहना है, प्रकृति में ज्यादा रहना है, पीस और सरेंडर में रहना है, ताकि उनके मैसेजेस को आप रिसीव कर सके। ये जेशुआ बोलता है। पामेला बोलती है एलेक्सा को, ये तीनों एलेक्सा को समझा रहे हैं ना, पहले जॉर्ज ने समझाया, फिर जेशुआ ने, फिर पामेला ने समझाया कि अपने हैवी इमोशंस को दबाओ मत एलेक्सा, उसको, उसके फ्लो को अनुभव करो। जब अपने इमोशन के साथ थक जाओ तो बिल्कुल सरेंडर मोड में आ जाओ। फर्स्ट वो तुमको सबसे पहले जॉर्ज प्यार भेजेगा, उसके बाद प्यार की एनर्जी को महसूस करो, फील करो, और उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन पूछो जो भी तुमको डाउट है, और संवाद शुरू करो। और जल्दी से आंसर की तैयारी मत करना, नहीं तो माइंड इंटरप्ट करेगा। और सबसे अच्छी चीज बोलती है, जिसके लिए मैंने आप लोगों को अभी समझाया, कि जॉर्ज को ह्यूमन के रूप में देखो। वो दूसरी तरफ जरूर है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि वो सब जानता है। एक दोस्त की तरह बात करो, वो भी स्ट्रगल कर रहा है। बिल्कुल हंसी मजाक करो, जोक सुनाओ, अच्छी अच्छी फनी स्टोरीज शेयर करो, बिल्कुल एक अच्छे तरीके से एक फ्रेंड के रूप में आप उसको ट्रीट करो। ये मत सोचो कि वो स्पिरिट वर्ल्ड में है तो वो सब जानता है। मैंने कहा ना आपको कि वो अभी एस्ट्रल वर्ल्ड में है, वो अपने पूरे सोल नॉलेज को नहीं लिया है जो कॉजल वर्ल्ड में जाके पूरा ज्ञान मिलेगा उसको। तो अभी वो खुद भी स्ट्रगल कर रहा है। तो जिनके भी पेरेंट गए हैं, जिनके भी पार्टनर चले गए हैं दुनिया से, तो वो ये नहीं सोचे कि वो बिल्कुल पूरे ज्ञानी हैं। वो भी बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, हो सकता है अपनी इमोशनल हीलिंग कर रहे हो या कुछ और अपने दुख को नहीं कम कर पा रहे हो, क्योंकि उसके लिए भी तो एक दुख है ना कि वो अपनी वाइफ को और अपने बच्चे को छोड़ के गया है, अपने पेरेंट को छोड़ के गया है, अपने भाई बहनों को छोड़ के गया है। तो इस टाइम में अगर हम भी उनको दुख देंगे तो वो अपनी हीलिंग कैसे करेंगे? तो हमको कभी भी अपने दुख को उनके सामने शेयर नहीं करना। अगर आप बात भी कर रहे हैं अकेले शांत बैठ के, तो आप उनको ग्रैटिट्यूड दीजिए कि आपने जितना समय मेरे साथ बिताया बहुत अच्छा बिताया, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमको, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि बच्चे को अच्छे से पालूंगी, और मैं कभी कभी फॉल हो जाती हूँ, मतलब मैं गिर जाती हूँ अपने इमोशंस में, पर तुम मुझे संभाल लेना। मतलब एक लविंग वे में बात करना चाहिए। एक वो नहीं कि वो वहां बैठा है तो वो बिल्कुल हील्ड है, नहीं, वो भी स्ट्रगल कर रहा है बेचारा। तुम तो कम से कम अपने परिवार के साथ हो, वो तो अकेले अपने सिर्फ गाइड्स के साथ है। तो थोड़ा सा इसीलिए मैंने बताया था। लास्ट है एलेक्सा का बिटवीन लाइफ सोल रिग्रेशन कराते हैं, उसको आर्कएंजल गैब्रियल मिलते हैं। ये दो आत्माओं के जन्म के बीच की जो कहानी है ना, वहां पर वो उसकी आत्मा को लेके जाते हैं एलेक्सा की। तो उसको गैब्रियल, आर्कएंजल गैब्रियल मिलते हैं। तो रॉबर्ट बोलता है कि इसको बोलो कि आपको लेके चले एल्डर्स ऑफ काउंसिल के पास, ताकि हम क्वेश्चन पूछ सके। तो उसको काउंसिल के पास ले जाते हैं। काउंसिल के पास ही जॉर्ज की आत्मा भी बैठी रहती है, बहुत ही लाइट, बहुत शाइनी और बहुत ही ब्यूटीफुल दिखते रहती है। और वो पूछती है कि मेरा प्लान क्या है एलेक्सा, काउंसिल से। तो उसको बोलते हैं कि बी योर सेल्फ, हेल्प करो, सेवा करो, खुश रहो, और अपने ज्ञान को और डीपर और विस्तृत करो, इस रिलेशनशिप के ज्ञान को, और पूरे दुनिया में इसको बांटो।
फिर वही सब क्वेश्चन आंसर जो भी तक मैंने आपको बताए हैं वही सब कॉन्सेप्ट से पूछती है, तो मैंने नहीं लिया है। पर एक जॉर्ज से पूछती है क्वेश्चन कि आप मेरे को इतनी जल्दी छोड़ के क्यों चले गए। तो जॉर्ज कहते हैं मैं कहाँ जल्दी छोड़ के गया, मैं तो तुम्हारे साथ 11 साल पूरी मैरिड लाइफ को बिताया, पर मेरा पापा बनने तक के ही तुम्हारे पास रुकना तय था, और जैसे मैं फादर बना मेरा टाइम हुआ, मैं मूव ऑन कर गया। तो वो बोलती तुम मेरे को कैसे हेल्प करते हो, अभी तक तो उसने बताया ही है जॉर्ज ने, पर अभी और पूछती है कि और कैसे मेरे को हेल्प किए हो। तो वो बताता है कि जो तुमने नया घर खरीदा वो मैंने ही तुमको प्रोवाइड कराया था, और उस तुम्हारे रहने के पहले उस घर को मैंने पूरी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी से भर के रख दिया ताकि तुम सेफ और काम महसूस कर सको, और लूका को अंधेरे में डर न लगे और वो घबरा के नींद ना उसकी खुल जाए, इसलिए रात भर मैं उसके बगल में रह के उसको प्रोटेक्ट करता हूं ताकि वो साउंड स्लीप ले सके। तो वो पूछती है क्या जैसे तुम मेरी सहायता कर रहे हो वैसे दूसरे लोग भी अपने बच्चे की इतना ही प्रोटेक्शन और प्यार करते हैं। तो जॉर्ज कहता है बिल्कुल, वो रहते ही हैं, पूरे समय गहरे प्यार से उनको वॉच करते रहते हैं। और एलेक्सा बोलती है कि कैसे सेंस करे वो पार्टनर को, भाई ये तो साइकिक गिफ्ट थी तो वो तो पार्टनर को तुरंत सेंस कर ली, पर हर एक कोई तो नहीं रहता है, कैसे सेंस करे अगर किसी के पार्टनर चले गए। तो ये थोड़ा ध्यान से सुनना जिनके गए हैं। वो कहते हैं, जॉर्ज कहता है कि एक कैंडल जलाएं, एकदम रिलैक्स होके बैठे, कोई इमोशनल नहीं, जितने इमोशन से आप बहा लीजिए, रो लीजिए, जो भी कर लीजिए, आप एकदम शांत होके बैठ जाएं और सुने कि वो क्या कहना चाह रहा है आपका पार्टनर। अगर आपको उससे कनेक्ट होने में कोई बाधा पड़ रही है तो आप उसका कोई कपड़ा या उसका वॉलेट या कोई भी चीज जो वो छोड़ के गया है उसको आप पकड़िए, रखिए और उसके प्यार की एनर्जी को फील करिए। तो वो बिल्कुल आपको आके आपके साथ, शांत होना बहुत जरूरी है। अगर विचारों का दौड़ भाग चलते रहेगी तो आप नहीं सुन पाएंगे, बकायदा वो आपसे बात करेगा, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए आप बहुत जल्दी जल्दी उसके मैसेज को रिसीव करते जाएंगे, और वो मैसेज सिर्फ आपको थॉट के रूप में ही नहीं, बहुत सी और चीजों के रूप में भी मिलेंगे, वो आखिरी में बताऊंगी। तो जेशुआ बोलता है इस समय उसी के बीच में आके कि वो जब बोल रहे हैं ना कि कैंडल जला के उसको फील करे, उसकी एनर्जी को, उसके प्यार को, और धीरे धीरे वो बात करने में एक्सपर्ट होते जाएंगे। तो जेशुआ बोलता है कि अपने नहीं सॉरी जॉर्ज ही बोलता है कि अपने प्लान पे वो बिलीव भी करे कि हाँ मैंने ये चुन के लाया है, और कनेक्शन को फील करके कनेक्शन को फील करे, और इसका कारण जो अलग होने का कारण है उसके बिगर पिक्चर को समझने की कोशिश करे। अपने को विक्टिम कभी भी मत समझे, कभी भी अपने को अकेले मत समझे, जॉर्ज कह रहा है ना, और इसकी बिगर पिक्चर को समझने की कोशिश करे और अपने आप को कंप्लीट माने। नहीं तो अक्सर ये स्पाउस कहता है कि मेरा पार्टनर चला गया, मैं तो अधूरा रह गया, तो नहीं, अपने को कंप्लीट समझना है कि मैं कंप्लीट हूँ। और बच्चे को भी वो अपने विश्वास दिलाए, उनको बताए कि तुम्हारे जो पेरेंट चला गया है इस दुनिया से वो तुम्हारे साथ कनेक्टेड है। ड्रीम को पे ध्यान दो और सेफ फील करो, और अपने बच्चे को जब भी गुड नाइट करो तो उनके फोरहेड में किस करिए और उनको बताइए। मैं पिता बता रही हूँ, पिता चला गया है उसी का ही मैं बता रही हूँ। तो अपने बच्चे को यहाँ पे किस करना है फोरहेड में और बोलना है कि तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ हैं और तुमको अभी रात को सपने में एक ब्यूटीफुल जर्नी में लेके जाएंगे। फ्रेंड्स, हम अपने ड्रीम्स में सिर्फ मौज मस्ती नहीं करते हैं, हम बहुत सी हीलिंग करते हैं, बहुत सा ज्ञान लेते हैं। तो जो वो छोटा बालक है वो भी अपने पिता की कमी को जो वो पृथ्वी पर महसूस कर रहा है, वो रात को जब सपने में खेलेगा अपने पापा के साथ और शेयर करेगा अपने चीजों को, तो काफी ज्ञान अपने पापा से लेके आएगा कॉन्शियसली, चाहे उसको याद नहीं रहे पर डीप डाउन लेयर्स में वो जानेगा। तो उसको एनकरेज करे बच्चे को कि तुम अपने पापा के साथ कनेक्ट होंगे और कंफर्टेबल रहे, और विश्वास दिलाए कि ये दो दुनिया में भी संबंध नॉर्मल है। तो एलेक्सा बोलती है कि मैं तुमको क्लियरली क्यों नहीं सुन पाती, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ बैठ के बातें करूं, और जैसे अभी बात करते हैं हम लोग।
तो जॉर्ज बोलता है कि अभी तुम तैयार नहीं हुई हो, पेशेंस रखो, मुझे कोई जल्दी नहीं, मेरे लिए कोई टाइम वैल्यू नहीं करता, पर एक समय आएगा जब हम इजीली एक दूसरे, तुम क्लियर ऑडियंस हो जाएगी कभी तो अच्छे से सुन पाओगी। तो अलेक्सा पूछती है मुझसे प्यार करती है, तो बोलता है हाँ। फिर बोलती है मैं ठीक से बच्चे को पाल रही हूँ, तो बोलता है बहुत अच्छे से पाल रहे हो। फिर कौंसिल से वो पूछती है कि जो मैं इतने जन्मों की यात्रा करके आई थी, क्या उन सब का ज्ञान मेरे को ये इंटरडायमेंशनल पेरेंटिंग में मदद कर रहा है? क्योंकि देखिए कोई भी नौसिखिया आत्मा तो नहीं कर पाएगी ना इतना डील। तो वो कौंसिल के जो रहते हैं उन लोग बताते हैं कि बिल्कुल ठीक, तुम बहुत लंबी यात्रा करके आई हो, तुम्हारा जो लाइट और विजडम की जो क्षमता है उसके कारण ही इस अनुभव को बहुत ही अच्छे से उत्साह से कंप्लीट कर रही हो। और जो तुम्हारा दुख है वो वास्तव में तुम्हारे ज्ञान की चमकदार गेंद है। उनको एक गेंद, एक बॉल देते हैं गोल्डन कलर की, बोलते हैं कि ये है तुम्हारी विजडम। वो बहुत रोती है, बुक पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। सभी के पास अपना अपना विजडम है। तो और उसके फोरहेड में एक स्टार लगा देते हैं लाइट का, ताकि जिंदगी भर उसको गाइड करते रहे। जब मैं बोल रही हूँ यहाँ पे स्टार लगा देते, तो कई लोगों को लगेगा क्या फालतू की बातें नीता मैडम बता रही है। पर फ्रेंड्स, जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, जब हमारे मास्टर्स हमारे साथ प्रोसेस करते हैं, तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपके अंदर क्या क्या डाला जाता है। जिसकी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन तीव्र हो जाता है वही पहचानता है कि मेरे अंदर क्या डाला जा रहा है। और बकायदा होता है, खासकर पूर्णिमा अमावस्या के टाइम में बहुत सी चीजें डाली जाती हैं एक सेवा करने और प्योरिटी वाले सोल में। तो वहां पे उसको हाँ एक स्टार डाल दिए हैं फोर हेड में, और उसको हमेशा गाइड करते रहेगा। फिर रॉबर्ट शॉर्ट बोलता है कि अपने काउंसिल को बोलो कि आपको एनर्जेटिकली हील करे, क्योंकि अभी भी काफी दुख है, इमोशन है, तो उसको हीलिंग एनर्जी देते हैं और वो ठीक हो जाती है। और वो बोलती है कि जो ज्ञान और जो भी ये चीजें मुझे मिली हैं, जो ये स्टार है, इससे मैं और आगे चल के प्रगति करते जाऊंगी। बहुत सुंदर सेंटेंस है फ्रेंड, जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये पति को खोने, उसकी एशेस को समुद्र में बहाने और जिंदगी को काटने से कहीं ज्यादा है। फिर से बोलूंगी, मेरा फेवरेट सेंटेंस है। जो भी उसको विजडम और ये सब चीजें मिली, लाइट बॉल मिला, ज्ञान मिला, एक नया एक अलग डायमेंशन में पहुंच गई, एक अलग लेवल में पहुंच गई वो अलेक्सा। तो वो बोलती है कि ये पति को खोने, उसकी एशेस को समुद्र में बहाने और जिंदगी को काटने से कहीं ज्यादा है। अब मैं और ज्यादा सीखूंगी और बहुत कॉन्शियसली सीखूंगी। तो ये चैप्टर था, इसमें बस मैं आखिरी में एक ही चीज ऐड करना चाहती हूँ कि जो भी अपने मृत डिसीज पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करता है, तो दो तरीके से कम्युनिकेशन होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन वो कैसे आपको बताएगा? बहुत सी चीजों, बहुत से सिग्नल के द्वारा वो आपको बताएगा। हो सकता है आप कहीं रास्ते पे जा रहे हो, अचानक आपके पास पंख आ जाए। आसपास चिड़िया नहीं है तो भी आपके पास पंख आ जाएगा, या आसपास पेड़ नहीं है तो भी एक पत्ती आपके पास गिर जाएगी। या कभी आप आकाश में देखेंगे तो अचानक क्लाउड्स एक शेप ले लेंगे, हार्ट का या किसी स्पेसिफिक एक शेप ले लेंगे। या जब आप अपने उस पार्टनर के बारे में सोच रहे हो तो बहुत ही स्पेसिफिक, मतलब पर्टिकुलर बर्ड या एनिमल आपको दिखेंगे। अचानक वो जानवर आपके सामने आ जाएगा, या वो बर्ड ऐसी आ जाएगी जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं देखते हैं। तब आप समझ जाना कि वो आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो आपके आसपास हैं। ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करके अपने उपस्थिति को कई पार्टनर्स लोग दिखाते हैं, और कई मास्टर्स लोग लाइट को स्विच ऑफ ऑन ऑफ करके भी बताते हैं, जिसको मैंने भी बहुत बार अनुभव किया है। अपने आप ऑन ऑफ होता है, जबकि कोई बटन नहीं ऑन है तभी भी। बाकी बर्ड और फेदर वगैरह मुझे नहीं दिखे हैं। और दूसरा एक इंटरनल होता है कम्युनिकेशन, जो इमेजेस के रूप में, फीलिंग के रूप में या सडन रियलाइजेशन के रूप में होता है। और जो इमेजेस होती हैं वो वर्ड्स के साथ भी आती हैं या बिना वर्ड्स के भी आती है।
आपको अगर आप इस ज्ञान को समझ रहे हैं तो रॉबर्ट श्वार्ट्ज बोलता है कि आप अपने अंदर इस ज्ञान के बीज को विकसित करो। आप विश्वास करो कि आप इस ईश्वर के बहुत ही पवित्र बच्चे हो और अपने मृतक पार्टनर या मृतक बिलवेड लोगों के साथ भी आप बात कर सकते हो। और यहीं पे इनका चैप्टर खत्म होता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्यारा चैप्टर था और मुझे आप लोग को जितना अच्छा लगा ना लगा, मुझे बोलने में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।